हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हाइट, डेप्थ एंड ऑन द सरफेस। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने लास्ट प्रीवियस क्लास वीडियो में देखा था। ठीक है, आज हम एक नए कंसेप्ट के आगे बढ़ते हैं, दैट इज मास और वेट। मास और वेट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है, फ्री फॉल कंडीशन किसे कहते हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर मास और वेट तो सेम होता है, मेरा वेट जो है वही मेरा मास है। नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। ठीक है, मास और वेट दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब मास एक्चुअली जब हम एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं तो मास क्या कहते हैं, हमने बेसिक क्लास लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूँ जैसे एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब के एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फिल कर दी। एक क्यूब है, इसके अंदर पर्टिकुलर क्वांटिटी फिल कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मास हो गया। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। और मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है बॉडी का, मास इज ऑलवेज एन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मास कांस्टेंट होता है बॉडी का। अब हम बात करते हैं वेट क्या होता है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स। अब वेट क्या होता है, हमें पता है जो वेट क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कैसा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होगा, इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ इसमें एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो वेट क्या होता है, वेट एक्चुअली एक फोर्स है। हम कहते हैं कि ये अर्थ है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा दैट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पर्टिकुलर एक फोर्स है। ठीक है, अगर फोर्स है तो वेट का यूनिट क्या हुआ, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अगर मैं कह रहा हूँ कि वेट क्या है, वेट भी एक फोर्स है। ठीक है, जो अर्थ अप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का यूनिट भी हो जाएगा न्यूटन। चीज़ें क्लियर है, मतलब फोर्स कहे हम या फिर वेट कहे, वन एंड द सेम थिंग। चीज़ें क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूँ 2 न्यूटन अगर वेट है, इसका मतलब फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 2 न्यूटन। ठीक है, वेट और फोर्स का यूनिट सेम होने की वजह से दोनों क्वांटिटी सेम होती है। यूनिट देखो दोनों का सेम है, दैट इज न्यूटन। ये चीज़ें क्लियर है। ओके, ठीक है, अब हम इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, शुरुआत करते हैं मास से। ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। पहले शुरू करेंगे मास से। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ये होता है मास का डेफिनेशन। चीज़ें क्लियर है। जैसे हमने कहा था ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, मास इज एन स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे किसी डायरेक्शन के बारे में बात की हमने नहीं, तो मास कैसा हो गया, मास इज एन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ें पता चल गई। ओके, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, मतलब कांस्टेंट जो हमने डिस्कस किया था, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हो गया मास के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हैं हम, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन गो टू अनदर प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइयर द मास, हाइयर इज द इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टेट दैट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट अबाउट इनर्शिया। ये इनर्शिया के बारे में बात करता है। और इनर्शिया क्या होता है, इट इज द पर्टिकुलर टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ रेस्ट कंडीशन और इन मोशन कंडीशन। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ सीखते हैं, हाइयर द मास, हाइयर इज द इनर्शिया। हाइयर द मास, हाइयर इज द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ कंपैरिजन में वेट के बारे में। ठीक है, वेट क्या होता है ये देखते हैं। वेट क्या होता है, इज द फोर्स
बाय विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी को हम कहते हैं वेट। ये चीज़ें क्लियर है ना। अब ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है वेट का? ओके, ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इज न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है। अब मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स की। ठीक है, क्या कह रहे हैं? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर मैं वेट के बारे में रखता हूँ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर है, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब इसका एक डायरेक्शन है। तो वेट का अगर डायरेक्शन है तो वेट कैसी क्वांटिटी होगी? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्शन है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये चीज़ें क्लियर है ना। ओके, मास कांस्टेंट है। अब वेट क्या होता है? वेट अगर हम कह रहे हैं कि फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला कहते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये होता है फोर्स। अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला कैसा चेंज हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू वेट, फोर्स ही वेट होता है, एंड विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के टर्म्स में बात कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्वांटिटी है, ये मास तो कांस्टेंट है, नो डाउट, मास इज कांस्टेंट, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, हाइट एंड डेप्थ। सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो W चेंज होगा, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स चेंज होगा, फोर्स या फिर वेट चेंज होगा। मतलब ये कैसे? ये कांस्टेंट नहीं है। सो वेट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा आपका वेट भी चेंज होगा। ये चीज़ें क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक स्टडी भी कर ली, मास और वेट को कंपेयर कर लिया, साथ में हमने कंपैरिजन और डिफरेंशिएट भी जनरेट कर दिया। चीज़ें क्लियर है? ओके, मतलब अगर मैं एग्जांपल करता हूँ कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट है, इस एस्ट्रोनॉट का वेट, इसका एस्ट्रोनॉट का मास कंसिडर करें, ठीक है। इस एस्ट्रोनॉट का मास है 65 kg, 65 kg, ठीक है, ज़्यादा हो गया, 6.5 kg ऑन अर्थ। ये अर्थ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ऑन अर्थ ये इसका मास है। चीज़ें क्लियर है? और यहाँ पे कंपैरिजन हम करेंगे मून से। तो इसका वेट क्या होगा? वेट क्या होता है? वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ आई कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा? इसका वेट विल बी वेट इक्वल्स टू m कितना है 6.5 इंटू जी कितना है 10, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? दैट इज 65 न्यूटन। इसका वेट हो जाएगा 65 न्यूटन। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब मैं बात करते हैं मून पे। सेम एस्ट्रोनॉट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब मून पे, अब मास क्या होता है? मास कांस्टेंट, तो मास कैसा होगा? 6.5 kg ही रहेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है सर, मास चेंज नहीं हो सकता एस्ट्रोनॉट का, ठीक है, मास सेम रहेगा, मास चेंज होता है, तभी हमने पढ़ा मास इज कांस्टेंट, ठीक है। वेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू जी। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटी फील्ड है मून पे वो बहुत वीक है। ग्रेविटी फील्ड अगर वीक है तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा m इंटू जी। हमें पता है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, सॉरी मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 1/6 है ऑफ द अर्थ। मतलब क्या होगा? दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 1/6 हो जाएगा। ग्रेविटेशन ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर मुझे मून की ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इसे डिवाइड कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा GM इक्वल्स टू अर्थ की कितनी है 10/6 कितना हो जाएगा 1.6 समथिंग 1.66 ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करने की मून पे इस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट को वेट कितना है, वेट देखते हैं। वेट इक्वल्स टू m इंटू जी ऑफ मून, बिकॉज मून पे वेट फाइंड कर रहे हैं, ये मून पे वेट हो गया, ये अर्थ पे वेट हो गया, हाँ है ना। विजिबल है क्या वो पर्टिकुलर उस कॉर्नर पे, ठीक है ओके। विजिबल नहीं, हम थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, इस सेक्शन में। अब क्या हो रहा है, हमें वेट फाइंड करना है मून पे, ये मून का सेक्शन है। वेट ऑफ ऑन मून इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ऐसा ही रहेगा कंसेप्ट ओके। वेट ऑन मून इक्वल्स टू मास कितना है, मास विल बी कांस्टेंट दैट इज 6.5 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना है 1.66। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को 65 से, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 कितना आता है 6 5 30 0 3 कैरी 6 36 39 093 इंटू 5 और 6 हो गया 09 कितना है 5 है ठीक है। ऐसे 8 8 16 77 1 कैरी 9 10 डेसिमल 1 2 3 दैट इज 10.79 10.79 बहुत कम आ गया 10.79 न्यूटन। तो वेट ऑन मून कितना आया 10.79 न्यूटन। तो देखो ऑलमोस्ट 1/6, 60 का 1/6 10 होता है, 65 का ऑलमोस्ट 11 के आसपास आया, ठीक है। क्योंकि 65 मतलब अगर मैं एक इंक्रीज कर दूँ 66 हो जाएगा, 66 और यहाँ पे अगर 1/6 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना, सेम होगा ना, 11 × 6 1/6 होता है, ठीक है। तो देखो 65 और यहाँ पे 10.79 मतलब कैसा हुआ, जब पर्टिकुलर वेट ऑन अर्थ था तब सेम एस्ट्रोनॉट का अगर मैं वेट कैलकुलेट किया मून पे तो कितना है 1/6 आ गया, दैट इज 10.79 न्यूटन। इसका मतलब हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिफर हो रही है मून पे और अर्थ पे दैट इज 1/6, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पे अगर आपका पर्टिकुलर एक वेट है जो 60 न्यूटन का है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 10 न्यूटन 1/6 सीधा। यहाँ पे अगर 100 है तो वहाँ पे 1/6। चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे 600 न्यूटन है तो आप मून पे लेके जाओगे तो वो 10 न्यूटन हो जाएगा, सॉरी 100 न्यूटन हो जाएगा, दैट इज 1/6, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब बात करते हैं ऑन मून इज 1/6 एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ पे जितना भी होगा उसका 1/6 कर दो, आपको मून पे उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। ये चीज़ें क्लियर है। ये होता है मास एंड वेट का कंसेप्ट। चीज़ें क्लियर है ओके। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, फ्री फॉल कंडीशन किसे कहते हैं, ठीक है। फ्री फॉल कंडीशन देखते हैं और इसमें कुछ इक्वेशंस बनाएंगे हम फ्री फॉल कंडीशन को लेकर, ठीक है। पढ़ते हैं फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन किसे कहते हैं। फ्री फॉल वर्ड से समझ में आ रहा है कि फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक्सटर्नल मैनुअल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल मैनुअली फोर्स इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब आप एक्सटर्नली कोई भी फोर्स इस पर अप्लाई नहीं करते हो। ये जो फ्री फॉल कंडीशन होती है ये प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल कंडीशन में कहता है प्योर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, समझिए ये दो चौक है, ठीक है, ये दो चौक मेरे हाथ में। अब फर्स्ट कंडीशन में ये राइट, ठीक है, राइट हैंड साइड, ये फर्स्ट कंडीशन में क्या करो, चौक को अब दोनों चौक कैसे रेस्ट कंडीशन में,
ठीक है। अब मैंने फर्स्ट चॉक को, दिस इज राइट हैंड साइड को मैं छोड़ दिया, कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं, वो ऑटोमेटिक आके नीचे गिर गया, ठीक है। डिफॉल्ट वो नीचे है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया नहीं, हॉरिजॉन्टल मूव किया नहीं, डिफॉल्ट नीचे है, मतलब कैसे ओरिजिनली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल क्यों किया? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेकंड केस लेफ्ट हैंड साइड का जो चौक है इसको, अब ये भी इसको मैंने क्या किया, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मैन्युअली फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, थ्रो किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्री फॉल कंडीशन नहीं कहलाती है। फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है? फ्री फॉल कंडीशन पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही अप्लाई होती है, जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। चीज़ें क्लियर है? ओके, वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू द अर्थ एक्ट्स ऑन द ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फ्री फॉल कंडीशन में कुछ इक्वेशंस बनाते हैं हम, ठीक है, कुछ इक्वेशन, हमें इक्वेशन पढ़ा, हमने 3 इक्वेशंस पढ़े थे मोशन में, वो कौन से थे? फर्स्ट वॉज v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस वॉज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड वॉज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। मोशन के 3 इक्वेशंस थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी फील्ड की, तो हमें पता है कि A दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्लेस बाय द नॉर्मल एक्सेलरेशन A इज रिप्लेस बाय द टर्मिनोलॉजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम ग्रेविटी फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब हम बात करें फ्री और एक चीज़, ये फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है। फ्री फॉल कंडीशन की बात करें, फ्री फॉल अगर हम बात करें कि मतलब यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स है, तो पहले कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, हमेशा रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि रेस्ट पे है ना। जैसे ये पर्टिकुलर एक चौक, ठीक है, ये जो चौक का हमने एग्जांपल लिया था अभी, ठीक है, ये चौक है। अब मैं इसे फ्री फॉल कंडीशन में अप्लाई करना चाहता हूँ। फ्री फॉल अभी कैसा है, रेस्ट कंडीशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल स्टेज कैसा है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी इसकी, ठीक है। तो इस केस में ये जो 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज है कैसे मॉडिफाई होते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 फॉर फ्री फॉल, for free fall u इक्वल्स टू 0। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कैसे डिराइव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूले में u अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी 0, ठीक है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें ये क्वांटिटी 0, यहाँ पे भी u है, सब 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, v इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू 80 बनेगा, है ना, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कैसा बनेगा, v इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये चीज़ें क्लियर है। पर हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, जब हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं तो इसे कन्वर्ट करना होता है a को, दैट इज g में, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू g इंटू टी, v इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। तो ये बन गया 3 डिफरेंट मोशन के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम ग्रेविटी के बारे में जब बात करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ये 2 डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ g है वो वेरी करेगा। वैल्यू ऑफ g के हम कंसिडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करें, मतलब ये कैसा है, इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फील्ड। ग्रेविटी फील्ड कैसे डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन भी ग्रेविटी फील्ड है, डायरेक्शन सेम है। ये कैसे अपोजिट है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटी फील्ड, क्योंकि ग्रेविटी फील्ड की डायरेक्शन कैसे डाउनवर्ड है। चीज़ें क्लियर है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, टूवर्ड्स द, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो g की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे कंसिडर g इक्वल्स टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे ध्यान देना हमें ये, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो आपकी वैल्यू कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कैसा होगा, g इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है दैट इज एक्सेलरेशन इज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मोशन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कैसा है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हमने पॉजिटिव कंसीडर किया।